नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत। आज कक्षा 10 की सामाजिक की जो पाठ्य पुस्तक है समकालीन भारत वाली, उसका फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास, जो कि मुख्य परीक्षा में 3 नंबर का पूछा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट्स के द्वारा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो और आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मान्य होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? संसाधन। तो संसाधन किसे कहते हैं? कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाती है। तो संसाधन की परिभाषा है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो पाठ के अंदर आपको संसाधन की 4 प्रकार बताए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के आधार पर पूछा जाए तो संभावित, विकसित भंडार और संचित कोष। अब इनका डिटेल आपको पाठ में नहीं दिया हुआ है, परंतु मैं फिर भी बता देता हूँ। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव, यानी कि जैव में कौन आएंगे? जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये सब जैव संसाधन है। अजैव में कौन आएंगे? मृदा, जल, प्रकाश, ये सब अजैव संसाधन है। समाप्यता के आधार पर यानी कि ऐसे संसाधन जिनको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, वो नवीकरणीय, जैसे हवा, जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा नहीं, प्रकाश ऊर्जा, इस प्रकार की ऊर्जा है। अनवीकरणीय जिनका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते, जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, कोयला, ये सारे। स्वामित्व के आधार पर यानी अधिकार के आधार पर कितने? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, सामुदायिक मतलब पूरे समाज का अधिकार हो, राष्ट्रीय मतलब पूरे देश का अधिकार हो और अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व का अधिकार हो। विकास के आधार पर संभावित यानी कि जिनकी संभावना हो, विकसित भंडार यानी कि जिनको हमने निकाल चुके हैं, विकसित कर चुके हैं, और संचित कोष यानी कि अभी संचित है, अभी निकालना इनको बाकी है। तो इस प्रकार से संसाधनों की जो वैरायटी है 4 प्रकार के हैं। इसके बाद में संसाधनों के अत्यधिक दोहन से होने वाली समस्याएं। तो यानी कि जो मनुष्य है वो संसाधनों का अत्यंत जो है दोहन कर रहा है, मतलब उनको जमीन से निकाले जा रहा है, तो उससे क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो मानव इसका अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है, इसलिए आने वाली पीढ़ी को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम इसका पूरा उपयोग कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ी को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। वैश्विक परिवर्तन, पारिस्थितिकी, भूमंडलीय तापन यानी कि लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ओजोन परत अवक्षय यानी ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और भूमि निम्नीकरण आदि समस्या उत्पन्न हो रही है। भूमि निम्नीकरण का मतलब भूमि की जो है मिट्टी है वो खराब हो जाना, इस प्रकार की समस्याएं। और साथ ही जो है संसाधनों के असंतुलित उपयोग से समाज अमीर और गरीब में बढ़ गया है। मतलब कुछ संसाधन ऐसे हैं जो केवल अमीरों के हाथ में है, गरीब वहाँ पर पहुँच नहीं पाता है, गरीबों को वो मिल नहीं पाते हैं, इसलिए समाज में 2 रेखाएं खिंच गई है, अमीर और गरीब की। तो ये तीनों समस्याएं हैं जो किसके कारण से पैदा हुई है? संसाधनों के अत्यधिक दोहन से। नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? तो देखो, पोषणीय विकास इसका मतलब है ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो। यानी कि हम उद्योग धंधे फैक्ट्रियां स्थापित कर रहे हैं और यदि जंगलों को काटकर, वनों को काटकर उनको स्थापित कर रहे हैं, तो ऐसा विकास किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप जो पारिस्थितिकी असंतुलन उससे पैदा हो जाएगा, वनों को नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसके बाद रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, जिसको एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो रियो डी जेनेरियो है, ये एक शहर का नाम है जो ब्राज़ील देश के अंदर है। और यहाँ पर क्या हुआ था कि जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। मतलब 100 देशों से भी अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी कि प्रतिनिधि इकट्ठे हुए और उन्होंने मीटिंग करी। किस बारे में मीटिंग करी? इसका मुख्य उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। मतलब विकास ऐसा करें कि पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं हो। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसी को एजेंडा 21 भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? ये किताब है जो पाठ के अंदर इसका जिक्र हुआ है, तो इसके लेखक हैं शूमेसर। इस किताब में क्या लिखा हुआ है? संसाधनों को कैसे बचाएं, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत किसने की? तो सबसे पहले किसने सोचा? इंटरनेशनल स्तर पर 1968 में सोचा। किसने सोचा? क्लब ऑफ रोम ने सोचा। भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ, अर्थात भारत की बात कर रहे हैं अपन ये, तो भारत में 43% भाग पर मैदान पाए जाते हैं, 30% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं और 27% भाग पर पठार पाए जाते हैं। तो ये भी आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फैक्ट की बात करें, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ऐसे देखें तो 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। शॉर्टकट में
32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। तो सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? पंजाब और हरियाणा में। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्रफल पर खेती होती है। यानी कि सबसे कम खेती की बात करें तो इन राज्यों में होती है। राष्ट्रीय वन नीति पहले बात तो कब लागू हुई थी? 1952 में। और इसके अनुसार भूमि के कितने % भाग पर वन होना चाहिए? 33% भाग पर वन होना चाहिए, जो कि नहीं है। मात्र 24.51% भाग पर ही वन पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित भूमि कितनी है? निम्नलिखित का मतलब ऐसी भूमि जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो ऐसी भूमि कितनी है? 13 करोड़ हेक्टेयर। तो बहुत बड़ी संख्या है। 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वो भारत में निम्नलिखित श्रेणी में आती है। अब निम्नलिखित का कारण क्या है भाई? भूमि निम्नलिखित क्यों हो रही है? तो उसका कारण पहला, जल के कारण मृदा अपरदन हो रहा है। क्योंकि जल के कारण बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मृदा अपरदन होता है जल के कारण से, यानी कि पानी के साथ में जो है मिट्टी की ऊपरी परत बह करके चली जाती है, उसको बोलते हैं अपरदन। अति सिंचाई के कारण जलाक्रांतता होना, यानी कि ज़्यादा सिंचाई कर दोगे तो क्या होगा? खेत में पानी भरा रहेगा और पेड़ पौधों की जड़ें को गला देगा। वनोन्मूलन, खनन, अति पशुचारण, पेड़ों को काटना, खनन करना और अति पशुचारण, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में पशुओं को चराना। पशुओं को चराने के लिए चारागाह होते हैं, वहाँ उनको चराना चाहिए। मृदा का लवणीय व क्षारीय होना, तो मृदा में लवण की मात्रा या क्षारीयता बढ़ जाएगी, उससे भी मिट्टी की जो प्रकृति है वो कैसी हो जाएगी? खराब हो जाएगी, यानी कि भूमि कैसी हो जाएगी? निम्नीकृत हो जाएगी। तो ये सभी कारण हैं भूमि निम्नीकरण के। अब इसके बाद में मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है? आयु के आधार पर 2 प्रकार की होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। तो परिभाषा पूछी जाएगी आपसे कि खादर किसे कहते हैं? तो परिभाषा आप लिखेंगे कि खादर यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं। जलोढ़ मृदा किस किस से बनती है? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है। यानी कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो भी कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी बह करके आती है उससे किसका निर्माण होता है? जलोढ़ मिट्टी का। नेक्स्ट है काली मृदा के बारे में पढ़ते हैं। तो काली मृदा जो है इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर, दानेदार होती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और सबसे बढ़िया कपास की खेती के लिए उपयुक्त है भाई। तो काली मिट्टी किसके लिए? कपास के लिए। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी जल्दी से सूखती नहीं है, नमी रखती है अपने आप में। महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से ये मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मृदा में लवणीयता या नमक पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा में। यानी कि जो रेगिस्तानी इलाकों में जो मिट्टी है उसमें लवण की मात्रा, साल्ट की मात्रा, नमक की मात्रा, खारापन ज़्यादा होता है। इसी कारण से जो मरुस्थलीय क्षेत्र की जो झीलें होती है वो विशेष रूप से खारे पानी की होती है। सांबर झील, डिडवाना झील, पंचपदरा, लूणकरणसर, इस प्रकार की अनेक झीलें मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है जिनका जल कैसा होता है? खारा, वहाँ से नमक बनाया जाता है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो मृदा का मतलब जल या वायु द्वारा, ठीक है। अपरदन 2 प्रकार से होता है, जल के द्वारा, पानी के द्वारा बह करके मिट्टी बह जाएगी, या हवा के द्वारा उड़ करके बह जाएगी। तो जल या वायु द्वारा मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। कि पानी द्वारा या जल वायु द्वारा, दोनों में से किसी भी द्वारा अगर वो बह जाएगी उसको क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। इसके बाद में वायु द्वारा मृदा अपरदन मरुस्थलीय क्षेत्र में तथा जल द्वारा मृदा अपरदन बाढ़ वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो मिट्टी की प्रकृति होती है वो किस प्रकार से होती है? बलुई मिट्टी होती है, बालू रेत वाली मिट्टी पाई जाती है, तो उसके कारण हल्के होते हैं, इसलिए वायु द्वारा उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, तो उसको बोलते हैं वायु अपरदन। और जल अपरदन कहाँ होता है? जहाँ बाढ़ ज़्यादा आती हो, पानी ज़्यादा गिरता हो, ऐसे क्षेत्रों में जल द्वारा अपरदन होता है। नेक्स्ट है उत्कात भूमि। तो उत्कात भूमि किसे कहते हैं? बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदा को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। मतलब पानी के द्वारा जो है धरती के ऊपर नालियां जैसी संरचनाएं बन जाती है और वहाँ से मिट्टी बह करके निकल जाती है, उसको बोलते हैं अवनालिकाएं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, मतलब खेती बाड़ी योग्य ऐसी भूमि नहीं रहती है, उपजाऊपन उसका खत्म हो जाता है, इसलिए इसे उत्खात भूमि कहते हैं। और चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को क्या बोलते हैं? खड्ड भूमि, ठीक है। विशेष रूप से ये उत्खात भूमि जो है चंबल बेसिन में ही पाई जाती है। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण, यानी कि मृदा को बचाने के लिए क्या उपाय करेंगे? तो मृदा अपरदन को रोकने के उपाय या मृदा को बचाने के उपाय क्या उपाय करेंगे? अधिक से अधिक वृक्षारोपण तथा वनोन्मूलन को कम करना, पेड़ ज़्यादा लगाएं और पेड़ों को कम काटें। दूसरा, अति पशुचारण को रोककर जो आवारा मवेशी हैं उनको एक निश्चित स्थान पर चारागाह में चराया जाए ताकि जो मिट्टी है उनके पैरों से रौंदी न जाए। रासायनिक उर्वरक के स्थान पर किसका प्रयोग करें? जैविक खाद का, ठीक है। जैविक खाद में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए मिट्टी की पोषकता बढ़ती है, और रासायनिक खाद से मिट्टी कैसी होती है? धीरे धीरे बंजर हो जाती है। नेक्स्ट है पहाड़ियाँ या ढलान वाले क्षेत्रों पर सीढ़ीनुमा खेती करके, तो विशेष रूप से उत्तराखंड जिले में ये की जाती है, तो इसके द्वारा मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण करके भी, क्योंकि जनसंख्या सबसे मेन जड़ है। जनसंख्या कम रहेगी, लोगों को वनों की आवश्यकता कम पड़ेगी, लकड़ी की आवश्यकता कम पड़ेगी, उससे वन बचेंगे, तो ये भी मृदा अपरदन को रोकने का कारण है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य इस पाठ के कौन कौन से हैं भाई? तो गुजरात, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? इनमें मुख्य कारण है अति पशुचारण, यानी कि इन राज्यों में
अति पशुचारण जो है मुख्य समस्या है। नेक्स्ट है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्यों में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? तो इन राज्यों में है अधिक सिंचाई। तो ये ध्यान रखना आपको, सभी राज्यों में भूमि निम्नीकरण का कारण अलग अलग है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, यूपी में क्या कारण है? अधिक सिंचाई। अवनालिका द्वारा सर्वाधिक अपरदन किस क्षेत्र में होता है? चंबल बेसिन में। काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी, विशेष रूप से केरल और कर्नाटक साउथ के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पाई जाती है, इसमें काजू की फसल अच्छी होती है। लेटेराइट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो पहले बात तो आपको ध्यान रखना है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है और लेटर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट। पर्वतीय क्षेत्र की तलहटी में बने क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो उसको कहते हैं द्वार, चो, तराई। यानी कि पर्वत, उसके बाद में नीचे जो क्षेत्र बने होते हैं उसको बोलते हैं द्वार, चो या तराई। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।